आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, रिवीजन प्रैक्टिस सेट है ये। और इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड संबंधित और हिस्ट्री ज्योग्राफी जितने भी हमारे जो पेपर में आता है, मतलब 100 नंबर का जो हमारा पेपर होता है वो सेम उसी पैटर्न में बनाया गया है जो यूकेएसएससी का पैटर्न है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 100 प्रश्नों की बात करेंगे जिसमें रीजनिंग, जीएस और हिंदी और उत्तराखंड आपकी होनी है, ठीक है। तो पहले बार चैनल पर आए हैं, पहले बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनकी पुस्तक के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दुष्चक्र के सिस्टम है, ठीक है। और इसके अलावा इसी दुनिया में भी उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है। अगला है, हरीला पर्व 2015 में के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पेड़ हमारा धन, ठीक है। तो हरिसाव सरकार द्वारा इसमें पेड़ लगाने पर कुछ पैसे दिए जा रहे थे उस समय, ठीक है, बहुत फेमस थी ये, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अगला हो जाएगा, अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है। अमेरिका के जो कैलिफोर्निया है यहाँ पर सिलिकॉन घाटी स्थित है। अगला हो जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, कितने फसलों हेतु यह संस्तुति देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 फसलों हेतु, ठीक है। दोस्तों ये जो आपको PDF यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ सॉल्व, ये पुराने आए हुए क्वेश्चन पेपरों से ही बनी हुई है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसलिए अंत तक इसमें बने रहना। अगला हो जाएगा 5वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित स्थानों हट्टी, कोलार और रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। कोलार और हट्टी की खानें दोनों आपके कर्नाटक में हैं, कोलार की खानें, और रामगिरी खानें आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी। यहाँ पर सोना और हीरे जवाहरात भी, हीरे भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा, निम्न में से किस जीवित जीवाश्म माना जाता है किसे, तो जीवित जीवाश्म माना जाता है स्फिनोडॉन को। अगला प्रश्न हो जाएगा 7वां, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। संवैधानिक विशेषाधिकार जो नहीं है वो है धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, क्योंकि धन विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है, ये आप जानते हैं। अगर कभी भी कोई साधारण विधेयक हो तो उसमें वो वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर धन विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो तो उनको नहीं लौटाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा भंग करना, राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना, साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये उनके विशेषाधिकार हैं। अगला हो जाएगा, किस आयु तक के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65, ठीक है। और इसमें जो आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 1 आपको जो दिख रहा है, तो आंसर ए में जो है आपका ये है 62 वर्ष उच्च न्यायालय के लिए, ठीक है, ध्यान देना। अगला है, पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है। पंचायत का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले पंचायत अगर भंग होती है, पंचायत में चुनाव कराना, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराने पड़ते हैं, ठीक है। पंचायत के बारे में हमारा आर्टिकल नंबर 40 बोलता है पंचायतों गठन के बारे में, जो है DPSP में, यानी कि नीति निर्देश तत्व में। इसके अलावा जो पंचायतों गठन हमने किया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा, वो आपका भाग 9 में किया गया है, ठीक है। अगला हो जाएगा, आर्थिक दृष्टि से भारत में संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेल हैं, तो आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो सेल हमारी है आर्थिक दृष्टि से मजबूत, वो है धारवाड़ के सेल, ठीक है। तो धारवाड़ के सेलों को हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार का खनिज उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। अगला है 11वां, गंडक नदी निम्न में से किसकी एक नदी तंत्र से संबंधित है। गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। अगला हो जाएगा, किस ऊंचाई पर अल्पाइन के वन पाए जाते हैं, तो अल्पाइन वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक। 13वां प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो भारत का जो प्रथम जैव मंडल बनाया गया वो नीलगिरी तमिलनाडु में जो स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जो बॉर्डर में स्थित है नीलगिरी, वो आपका पहला जैव मंडल आरक्षित हमारा बनाया गया था, ठीक है, आज़ादी के बाद। और नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी माना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। भारत में जो अधिकांश वर्षा हमें प्राप्त होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अधिकांश वर्षा की बात हो रही है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आजकल आप देख रहे हो कि मानसून पहुंच चुका है, जगह जगह बारिश हो रही है, तो ये जो मानसून पहुंचा हुआ ये है दक्षिण पश्चिम
मानसून, ठीक है। लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून एक ही बात है। अगर हम लौटता हुआ मानसून की बात करें उसी को हम उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, जिसके द्वारा तमिलनाडु में जाड़ों की बरसात होती है। अगला प्रश्न 15वां देख लेते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हमारी जो स्थित है वो है पेराम्बूर में। अगला हो जाएगा 16वां। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि है उसका उद्वाचन किया था? तो ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था जेम्स प्रिंसेप ने। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा सकता है, अशोक के सबसे पहले शिलालेख किसने पढ़े, तो आप कहोगे जेम्स प्रिंसेप ने। और अगर आप कहोगे सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का विकोटन किसने किया या डिकोड किसने किया सबसे पहले, तो वो भी आप जेम्स प्रिंसेप ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ा था, ठीक। अगला जाएगा कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान राइनोसोरसिस गैंडे यानी कि राइनोसिरोस की जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो राइनोसिरोस है, राइनोसोरस जो हम बोलते हैं, तो ये उद्यान गैंडे के लिए फेमस है। ये है काजीरंगा, असम में स्थित है। तो एक सींग वाला गैंडा जो है वो एकमात्र भारत में पाया जाता है और उसी के लिए यह फेमस है। अगला है 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं था? ऋग्वेद में जिसका उल्लेख नहीं किया गया है वो था जनपद, क्योंकि जन तो उस समय थे, संग्राम भी थे और ग्राम भी बने थे, ठीक है। संग्राम और ग्राम और जन इनका उल्लेख तो है, लेकिन जनपद शब्द का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि जनपद जो थे वो ऋग्वैदिक काल के बाद बने, जिनको हम बाद में महाजनपद, उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए और उसके बाद फिर महाजनपद बन गए। अगला है 19वां प्रश्न। भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है वो रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है भीमबेटका, ठीक है। अगला हो जाएगा 20वां। जीतल एवं तांबे के सिक्के नामक तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो जीतल नामक तांबे का सिक्का जो था उसको शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने जीतल भी चलाया था और टका नाम का एक क्या कहते हैं सिक्का भी जारी किया था। इसके अलावा तुर्कानी चहलगामी 40 सरदार गुट भी इन्होंने ही बनाया था और इक्ता प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही शुरू करी थी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। इनकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, जो इनके बाद गद्दी पर बैठी। अगला हो जाएगा 21वां। जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था? जहांगीर चंद्रिका लिखी है केशव दास ने। अगला प्रश्न है 22वां। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी। तो मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था जो संबंधित थी वो थी आपकी सैनिक प्रशासन से। मनसब व्यवस्था इसकी जो है मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसब का मतलब होता है एक पद, एक सवार। इसमें आपका सबसे कम 10 था और सबसे बड़ा आपका 1000 था। तो यानी कि ये 10 के गुणनखंड में दशमलव पद्धति में आधारित थी। 23वां प्रश्न हो जाएगा शिवाजी के शासन में थे। इसमें थे आपके अष्टप्रधान, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। शिवाजी के शासन में 8 मंत्रियों का एक गुट था जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें सुमंत जो विदेश मंत्री था, ठीक है। इसके अलावा अष्टदिग्गज की हम बात करें, 2 8 हैं और 2 9 हैं, यानी कि 2 8 का मतलब है एक तो अष्टप्रधान यहाँ पर हो जाए, एक अष्टदिग्गज है। अष्टदिग्गज जो हैं वो आपके रहते थे 8 तेलुगु कवि कृष्णदेव राय के उसमें। और अगर हम 9 रत्न की बात करें, 9 रत्न भी 2 लोगों के दरबार में थे। प्राचीन समय में 9 रत्न जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और उसके बाद जो 9 रत्न बनाए वो अकबर ने बनाए। इसी प्रकार से अष्टदिग्गज जो बनाए वो सबसे पहले बनाए गए थे अब कृष्णदेव राय के उसमें, और अष्टप्रधान जो बनाए वो बनाए गए थे शिवाजी के शासनकाल में। अगला हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो संबंधित थी वो भू राजस्व से संबंधित थी, ठीक है। महालवाड़ी टॉमस मुनरो वगैरह उनके द्वारा चलाई गई थी, रैयतवाड़ी महालवाड़ी। तो हम जानते हैं कि एक रैयतवाड़ी आई थी, एक महालवाड़ी आई थी और एक आपका जमींदारी व्यवस्था आई थी जो कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। अगला हो जाएगा 25वां। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, उस समय गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौते के बाद ही क्या कहते हैं कांग्रेस जो थी उसमें महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में गए थे, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने फिर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। अगला हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो फिक्की की स्थापना जो यहाँ पर करी गई थी वो सन 1927 में हुई थी, ठीक है। फिक्की की स्थापना हो गई थी 1927 में। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, ठीक है। अगला हो जाएगा किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था? सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। ये 16 अगस्त 1946 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ये तब शुरू किया गया था जब वहाँ पर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। उसके बाद यहाँ पर फिर कैबिनेट मिशन योजना के बाद फिर संविधान सभा गठन किया गया। संविधान सभा गठन के बाद जिन्ना लोग या मुस्लिम लीग इतने अलग हो गए, ठीक है, इस वजह से अलग हो गए कि इन्होंने कहा था कि अगर जब तक कांग्रेस हम लोग या पाकिस्तान की मांग या पाकिस्तान की चीज़ें हमको नहीं बताई जाएंगी, पाकिस्तान अलग नहीं कराया जाएगा, तब तक हम किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने मुस्लिम लीग ने क्या बनाया, डायरेक्ट एक्शन डे, जिसकी वजह से दंगे शुरू हो गए थे। अगला है 29वां, साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कमीशन में 5 सदस्य असत्य हैं। ठीक है, तो असत्य क्या है देखते हैं। कमीशन में 5 सदस्य थे, साइमन कमीशन में नहीं, गलत। कमीशन में 7 सदस्य थे, सही है। लिबरल फेडरेशन ने कमीशन के समर्थन किया, लिबरल फेडरेशन ने, बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो असत्य हैं आपके, ठीक है, इसमें जो आपको बता दूँ असत्य जो है इसके 1 और 3 हैं, यानी कि साइमन कमीशन 5 सदस्य, ये गलत है। और लिबरल फेडरेशन ने कमीशन ने समर्थन किया, ये गलत है। मतलब ये वैसा सही था, मतलब नहीं है जो असत्य में। बाकी हिंदू महासभा कमीशन का विरोध किया, ये सही है। ठीक है, और आपका ये सही है, तो हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो ये आपका इसमें से कहने का मतलब है कि गलत जो है वो 1 और 3 है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला है 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गया था स्थापना का, वो था सन 1935 का अधिनियम। अगला है अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना सन 1927 में हुई थी, जिस साल फिक्की की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो वयस्क मताधिकार से संबंधित है सन आर्टिकल नंबर 326। तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ था, और हम जानते हैं कि वयस्क मताधिकार में क्या था, पहले 21 वर्ष आयु थी। जब सबसे पहले चुनाव होते सन 1951 में पहली बार समय वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ था, और उस समय एज थी 21 वर्ष, यानी कि जब तक 21 वर्ष का ना हो तब तक चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन आता है 1989 में, 88-89 में, और उस समय क्या होता है कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसको करेक्शन करके 18 वर्ष से आयु कर दी गई, और आज भी ये क्या है, 18 वर्ष की ही आयु है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस इसको हम बोलते हैं, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी चीज़ को क्या करते हैं हम, अवैध रूप से बंद किए जाने पर जारी करते हैं। ठीक है, बाकी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आप जानते हो, आर्टिकल नंबर 32 में दिए गए हैं। अगला हो जाएगा भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। तो पंचायतों में जो विषय हैं वो हो जाएंगे आपके 29 विषय। ठीक है, ध्यान देना, 29 विषय जो हैं वो आर्टिकल आपके पंचायत में दिए गए हैं, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिए गए हैं। अगला है राज्य से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को हटाता है राष्ट्रपति। ध्यान देना, राष्ट्रपति ही उसको हटाता है, राज्यपाल उनको हटाने के मतलब उसको पावर नहीं दी गई है। अगला है 36वां, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 51 में आपका दिया गया है वो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये आर्टिकल किसमें आता है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत में दिया गया है। अगला प्रश्न है 37वां, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको, यानी कि आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी बनी थी। ठीक है, तो इसमें कालानुक्रम में हम देखते हैं, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी थी कब, आपका 1957 में, और रिपोर्ट भी कब सौंपी थी, 1957 में। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी अशोक मेहता समिति 1977। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी वी के राव समिति, और उसके बाद आती है आपकी LM सिंघवी समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है 38वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला है भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई है आपकी 7516.6 मीटर। अगला हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो कोयला क्षेत्र जो हो जाएगा सबसे बड़ा वो रानीगंज
रानीगंज में सबसे पहले कोयले की खान या कोयले की खुदाई की गई थी, यह है आपका पश्चिम बंगाल में। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, काका साहब कालेलकर। इसका सही आंसर बी है। अगला है 42वां, हंसाने वाली गैस होती है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न 43वां, मानवों के में रक्त स्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? रक्त स्राव की बीमारी जो होती है वो होती है विटामिन के की कमी से। अगला है 44वां, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो ये था आपका लॉर्ड रीडिंग, इसको हम यहूदी वायसराय के रूप में जानते हैं। 45वां है, रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। 46वां प्रश्न, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? गणिका नाटक लिखा था मौला राम ने। अगला है 47वां, अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं किसके रूप में? तो ये हैं आपके एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध। 48वां प्रश्न, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो नागेंद्र सकलानी जो शहीद हुए थे वो 11 जनवरी सन 1939 को हुए थे कीर्तिनगर विद्रोह में। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गंगा। अगला है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्तर पर किस वंश से संबंधित तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़िंद राजवंश के। ठीक है, जो पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका है वहाँ पर कुड़िंदों के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जो उत्तराखंड में सबसे पुराना अभिलेख जो हमको प्राप्त हुआ है वो कालसी होगा। कालसी अभिलेख की भाषा के बीच में बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, ये कौन सी भाषा में लिखा है, ठीक है, कौन सी लिपि है? तो देखो ब्राह्मी लिपि है, और अगर इसमें हम बात करें कि कौन सा भाषा है तो प्राकृतिक भाषा है, ये चीज़ ध्यान देना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, प्राकृत है भाषा इसकी। ठीक है, ये 257 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था, 257 BC में इसको यहाँ पर लिखा गया था। इसके अलावा सन 1860 में इसको खोजा गया था जॉन फॉरेस्टी के द्वारा। अगला है, उत्तराखंड के किस जनपद में भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका चमोली। इसका अगला आंसर अगला प्रश्न हो जाएगा 43वां, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरान पेस्कलेवित्त। अगला हो जाएगा 54वां, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में जो विकास खंड हैं उनकी संख्या है 95। 55वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद वन्यजीव विहार। अगला है, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा पिथौरागढ़, सर्वाधिक पिथौरागढ़ में रहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 57वां, रामायण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रहा? तो रामायण को जो बनाया गया था उस समय सन 2016 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद, सबसे बड़ा है। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? तो लोक नृत्य गीत जो इसमें से नहीं है वो हो जाएगा आपका खुदेड़। अगला प्रश्न 60वां, गणराज वंश का इतिहास की रचना किसने की है? तो गणराज्य वंश का इतिहास लिखा है मौला राम ने। प्रश्न हो जाएगा, आमतौर पर हरिद्वार कुंभ मेले में समावधि क्या मानी जाती है? तो मकर संक्रांति से बैसाखी तक। अगला है, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखिया भूत, जो आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। तो लखिया भूत इसका होता है जो पश्चिमी नेपाल की देन है। ठीक है, ध्यान देना। और अभी रुपाई के टाइम पर आने वाला समय जो रुपाई का है उसमें होगा। निम्न में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है ओली। अगला प्रश्न है, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गढ़वाल समाचार पत्र सन 1902 में निकाला गया था। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके दिया जाता है? देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, उत्तराखंड में कितने जिलों में बृहद हिमालय का फैलाव है? तो बृहद हिमालय का फैलाव जो है वह 5 जिलों में। अगला प्रश्न 67, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय में शिवालिक क्षेत्र को हम बाह्य हिमालय कहते हैं, सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। 68, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, अगला है 69, निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम दर्शाता है? तो मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम जो दर्शाता है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। अगला है 70वां प्रश्न, 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? तो ये थे गोरखा शासक। अगला है, तराई में जिलों का गठन सबसे पहले तराई जिलों का गठन कब हुआ था?
तो तराई जिले का गठन किया गया था सन 1842 में। गढ़वाल जिले में 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, तो ये की थी E.K. पॉ के द्वारा। 73 वाला प्रश्न देखते हैं। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे। तो फसल कटाई में जमींदार के हिस्से को कहते थे तिहाड़। तो एक हम जानते हैं कि टैक्सेस लिए जाते थे उस समय, और टैक्सेस में तिहाड़ नाम का टैक्स था 1/3 हुआ करता था। अगला है 74वां। निम्न में से कौन सा पद अनुवांशिक होता था? तो इसमें से सही आंसर है प्रधान। प्रधान जो होता था अनुवांशिक होता था, और इसको उस समय टैक्स उठाने के लिए हम कहें कि राजस्व इकट्ठा करने का काम भी दिया जाता था। 75वां। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया गया? तो गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया सन 1972 में। अगला है 76वां। पाथा क्या है? पाथा है अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन। आप जानते हैं कि धूली पाथा नाम का बर्तन चलाया था अजय पाल ने। अजय पाल ने सबसे पहले इस पाथे का शुरुआत की थी, उसको धूली पाथा कहा जाता था, जिसमें ऐसा माना जाता था ये एक ऐसा मानक था जिससे चोरी नहीं की जा सकती थी, यानी कि एक फिक्स मानक उसने यहाँ पर तय कर दिया था। अगला 77वां। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे या कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशपाल आर्य। निर्वाचित की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि जब उत्तराखंड बना था उस समय सबसे पहले कौन थे, तो प्रकाश पंत को पहले बनाया गया था। अगला हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने वो थे न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया। अगला है 79। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई थी, और ये की गई थी हरीश रावत के द्वारा। ठीक है, 2014 में शुरू की गई थी। अगला है तिलाड़ी नरसंहार गठित हुआ था 30 मई 1930। ठीक है। अगला है गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, वो था आपका प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह एकमात्र ऐसा राजा है जो कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद के नाम से बैठा और गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह के नाम से बैठा, यानी कि दोनों जगह पर उसने शासन किया। 82वां प्रश्न है पौंड टूटी क्या थी? तो पौंड टूटी एक कर था, एक टैक्स था, ठीक है, जो आयात निर्यात पर लगाया जाता था। अगला है निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो इसमें से स्वतंत्रता सेनानी कौन नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौरा देवी। अगला है 84वां। साई यानी कि SAI संबंधित है, तो ये संबंधित है खेलों से। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न हो, जहाँ पर अब रीजनिंग के आ जाएंगे। यदि ए अपने सिर के बल खड़ा हो और उसका चेहरा उत्तर की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो देखो, अगर वो सर के बल खड़ा है, उसका चेहरा उत्तर की ओर होगा, तो सिंपल सी बात है कि उसका बायां हाथ कहाँ को होगा? तो उसका बायां हाथ जो होगा वो पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, आप देख लेना इसको। अगला प्रश्न हो जाएगा 183 विद्यार्थियों की कक्षा में सुशीला का स्थान ऊपर से 73वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो उसका नीचे से स्थान 111 होगा। आपको क्या करना है, 183 में से आपका 73 घटा देना है, +1 कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। अगला है यदि रैम को आपका 49 लिखते हैं और राम को और शाम को 69 लिखते हैं और रहीम को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 112। ठीक है। अगला है किसी टोकरी में रखे फूल हर 2 मिनट में दुगने हो जाते हैं। यदि 14 घंटे में टोकरी पूरी भर जाती है तो कितने समय में टोकरी आधी भरी होगी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 13 मिनट आपका 13 घंटे में आधी होगी, क्योंकि हर 2 मिनट में दुगने होते हैं, हर 2 मिनट में दुगने होते हैं, तो इसका आंसर 12 होगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके 2 मिनट में दुगने हो रहे हैं तो वो 14 घंटे से 2 घटाओगे तो 12 घंटे में आधी होगी और 12 घंटे बाद पूरी भर जाएगी। अगला है उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो उत्तराखंड में खड़ी बोली के जो पहले कवि माने जाते हैं वो लोकरत्न पंत माने जाते हैं। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, तो IC चिप जो बने होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला हो जाएगा पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था राम सिंह कूका के द्वारा। अगला है 93। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा। अगला प्रश्न, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पवन। ठीक है, अनिल का। अगला हो जाएगा 95वां। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत्यधन भावना। अगला है सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सदा सच बोलना चाहिए जो है वो आपका इच्छावाचक हो जाएगा, क्योंकि ये एक
आपको इच्छावाचक बताया गया है कि सदा सच जो है वो बोलना चाहिए। अगला है महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो महाजनी में जो है वो ई आपका लगा हुआ है, ठीक है। हो जाएगा 98। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करना है, तो यौगिक शब्द होता है परम औषधि, ठीक है। यौगिक योग और आपका रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसकी वीडियो आप बनाई हुई है, आप जरूर देखिएगा, वो पूरी की पूरी वीडियो जो है घटना चक्र से बनाई हुई है, तो उसमें आपके एक्सप्लेन भी है, जरूर देखिएगा उसको। अगला है 99, अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुकूल का विलोम हो जाता है प्रतिकूल। और उसका अगला आखिरी प्रश्न है आदर शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आदर का हो जाएगा आदरणीय। तो दोस्तों ये होती है आज की वीडियो, इसमें हमने 100 यहाँ पर प्रश्न डिस्कस किए थे। तो आपका कितना स्कोर रहा, कैसा प्रश्न पत्र है, तो आप उसमें कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।